मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अध्याय 2 भारत के संसाधन का पार्ट 4 कृषि विकास हेतु किए गए सरकारी प्रयास और हरित क्रांति श्वेत समस्त जो क्रांतियाँ की गई हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पित्त क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और औद्योगिक उद्यान विधि के अंतर्गत फल, सब्जी, फूल, मसाले और जड़ी बूटियों और औषधियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हरित क्रांति फसल उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति के द्वारा फसल उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हुई है और इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। फिर उसी प्रकार आती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। श्वेत क्रांति के द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है और इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और पित्त क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन में वृद्धि। खाद्य तेलों के द्वारा में वृद्धि की गई पित्त क्रांति के द्वारा और तिलहन उत्पादन में वृद्धि की गई है। उसी प्रकार से आती है नीली क्रांति मछली पालन में या मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई है नीली क्रांति के द्वारा और इसके जनक है अरुण कृष्णन। नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन। उसी प्रकार से आती है गुलाबी क्रांति रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए समस्त विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। फलों के उत्पादन पर जोर दिया गया है गुलाबी क्रांति के अंतर्गत और गुलाबी क्रांति के जनक है दुर्गेश पटेल। इस प्रकार से ये हमारी समस्त क्रांतियाँ हैं और इन क्रांतियों का हम विस्तार से अध्ययन अभी आगे करेंगे। उसी प्रकार से औद्योगिक उद्यान विधि जिसमें फल, सब्जियां, फूल, मसाले और जड़ी बूटियां एवं औषधि उपयोग आदि का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अभी। कृषि विकास हेतु किए गए सरकारी प्रयास। भारत में कृषि की उन्नति हेतु हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966 और 67 के अंतर्गत हुई। उस समय जिस समय हमारे देश में फसल और खाद्य की बहुत अधिक मात्रा में समस्या थी और बहुत अधिक मात्रा में हमारे यहाँ अकाल पड़ा हुआ था और जिससे विदेशों से गेहूँ मंगवाया जाता था, लेकिन वो गेहूँ भी अच्छी क्वालिटी का नहीं आता था। अमेरिका से गेहूँ मंगाया जाता था लेकिन गेहूँ इतना बुरी क्वालिटी का आता था कि उसे जानवरों को खिलाने के लायक रहता था। तो उसी समय ये हरित क्रांति का जन्म हुआ। आपको हरित क्रांति के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये हरित क्रांति लघु उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर है। आप अपने नोट्स में भी इसको उतारिएगा। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न है, प्रश्न लघु उत्तरी का प्रश्न क्रमांक 2। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के कारण क्या हुआ? फसल के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है और हरित क्रांति के द्वारा अत्यधिक मात्रा में किस किस प्रदेशों में उन्नति हुई? तो देखिए, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में गेहूं और चावल के उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में उन्नति हुई। हरित क्रांति की विशेषताएं निम्नानुसार है। देखिए, हरित क्रांति की आप मात्र 4 विशेषताएं देख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में तो पूछता नहीं है। अपने इस पार्ट में से 3 ही नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अपने को 3 नंबर के लायक ही क्वेश्चन का आंसर तैयार करना है। अधिक उपज देने वाले बीज का प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति की विशेषताएं क्या है? ऐसे बीज का उपयोग किया जाता है जो अधिक से अधिक मात्रा में हमें फसल उत्पन्न करे। फिर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है और उसी प्रकार से कृषि यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है। हरित क्रांति में कृषि यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है।
फिर लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का भी विस्तार हुआ है। लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार हुआ। भूमि संरक्षण की नवीन तकनीकी का प्रयोग किया गया है। भूमि संरक्षण हमें किस प्रकार से करना है, उस तकनीकी का उपयोग भी हरित क्रांति के माध्यम से किया गया है। उसी प्रकार से कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्यों का भी निर्धारण किया गया है और कृषि शोधों का भी कृषि शोध और भूमि परीक्षण को भी बढ़ावा दिया गया है। इस प्रकार से हरित क्रांति की विशेषताएं हैं और हरित क्रांति किसे कहते हैं इसको हमने जाना। अब प्रश्न क्रमांक 3, लघु उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हमें आगे मिल जाएगा। लघु उत्तरी का प्रश्न क्रमांक 3 है, श्वेत क्रांति और पित्त क्रांति में अंतर लिखो। श्वेत क्रांति और पित्त क्रांति में अंतर लिखिए। तो हमें श्वेत क्रांति और पित्त क्रांति दोनों के बारे में लिखना है। श्वेत क्रांति हमने आपको बताया था कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो पशुपालन से है, दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का अर्थ है विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में दूध के उत्पादन में वृद्धि अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। इसे ऑपरेशन ब्रेड के भी नाम से जाना जाता है। सरकार द्वारा जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उनको स्थानीय नस्ल की गायों में संस्करण कर नई जातियों का विकास किया गया, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में दूध उत्पादन होता है और यह दूध को सहकारी समितियों के द्वारा बाहर विक्रय किया जाता है और दूध उत्पादों में भी वृद्धि हुई है। ये इसके प्रमुख राज्य हैं, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होने वाले प्रमुख राज्य हैं। सबसे सर्वाधिक मात्रा में गुजरात के खेड़ी जिले में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई दूध उत्पादन में, गुजरात का खेड़ी जिला। और फिर है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी यह अत्यधिक मात्रा में इसकी वृद्धि हुई है। इस प्रकार से ये दुग्ध उत्पादन है। और फिर आता है पित्त उत्पादन, पित्त क्रांति। पित्त क्रांति मतलब कि खाद्य तेलों और तिलहन की फसलों में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होना ही पित्त क्रांति कहलाता है। कभी क्वेश्चन आता है कि पित्त क्रांति को समझाइए, तो खाद्य तेलों तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करने की रणनीति को पित्त क्रांति कहते हैं। आपको इतना ही लिखना है कि खाद्य तेलों पर तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने की रणनीति को पित्त क्रांति कहा जाता है। 60 के दशक तक भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर था, किंतु कुल कृषि भूमि में तिलहन फसलों के घटते क्षेत्रफल, खाद्य और उर्वरक के नगण्य उपयोग, सिंचाई के सीमित साधन और बढ़ती आबादी और फसल सुरक्षा वैज्ञानिक तरीके के उपयोग न करने से देश में खाद्य तेलों में कमी आई। तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु अनेक प्रयास किए गए, लेकिन 1987-88 में भारत सरकार ने एक टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की, जिसके द्वारा राष्ट्र, राज्य, स्थानीय स्तर पर गठित समितियां, राष्ट्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर गठित समितियों, कृषि अनुसंधान संस्थाओं और ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की मदद से तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई है। और सरकार ने तिलहन के समर्थन मूल्य और भंडारण और वितरण की भी विशेष सुविधा कर रखी है। भंडारण और वितरण और समर्थन मूल्य भी तिलहन के बना रखे हैं। ये इस प्रकार से होती है पित्त क्रांति। इसी प्रकार आता है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से है। अत्यधिक मात्रा में मत्स्य उत्पादन या मछली पालन करना। नीली क्रांति के द्वारा मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत विश्व में कुल मछली उत्पादन में तीसरा बड़ा राष्ट्र है। भारत का तीसरे नंबर पर स्थान है मछली उत्पादन में। देश में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से यह परियोजनाएं 5 राज्यों में लागू की गई है। तो मछली उत्पादन के लिए कौन से 5 राज्य हैं? 5 राज्यों में यह परियोजनाएं प्रारंभ की गई है। मछली उत्पादन में भोजन की आपूर्ति बढ़ती है, पोषण आहार का स्तर ऊंचा रहता है, रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं और विदेशी मुद्रा भी हमें मछली उत्पादन से प्राप्त होती है। इसी प्रकार आती है गुलाबी क्रांति। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खनिज और विटामिन्स का महत्वपूर्ण स्थान है। गुलाबी क्रांति के द्वारा हमारे देश में विविध जलवायु मिट्टी का उपयोग करते हुए उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय फलों, सेब, आम, केला, नारियल, काजू, अनानास, संतरे, नींबू, नाशपाती, आलूचे और खुबानी या बादाम की कृषि को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसे गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये फसल उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की
क्रांतियाँ उत्पन्न की गई। अब हम आगे देखते हैं औद्योगिक उद्यान विधि, उपयोगिता और सुरक्षा। औषधियों का उत्पादन हम किस प्रकार से करें और उनके उपयोगिता क्या है और उनकी सुरक्षाएं क्या है। भारत में जलवायु और मिट्टी की विविधता के कारण फलों, सब्जियों, जड़ी बूटी, सुगंधित पौधे, मसालों और बागवानी फसलों के उत्पादन की अच्छी संभावना है। भारत सब्जियों और फलों का दूसरा बड़ा उत्पादक है। विश्व में भारत का सब्जी और फलों के उत्पादन में दूसरा स्थान है और विश्व उत्पादन का 10% फल और 13.28% सब्जियों का उत्पादन भारत में ही होता है। उद्यान विधि के अंतर्गत निम्नलिखित फसलों का उत्पादन संभव है, जैसे फल, विविध प्रकार के फलों का उत्पादन किया जा रहा है। उसी प्रकार से है सब्जियां। भारत विविध प्रकार के फलों का तो उत्पादन हो ही रहा है। उसमें भारत आम, केला, चीकू और नींबू की पैदावार में भारत का स्थान अव्वल है। आम, केला, नींबू और चीकू इसमें उत्तम स्थान है और भारत में विश्व के 39% आम और 23% केला यहीं से प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आती है सब्जियां। भारत में उगाई जाने वाली सब्जियां टमाटर, प्याज, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, आलू, खीरा। दुनिया में सब्जियों की पैदावार में चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। नंबर 1 पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। भारत फूलगोभी के उत्पादन में विश्व में प्रथम और सर्वाधिक मात्रा में फूलगोभी का उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में होता है। प्याज द्वितीय और पत्ता गोभी में तीसरा स्थान है। प्याज में दूसरा स्थान है और पत्ता गोभी में तीसरा स्थान है। तो फूलगोभी विश्व में सर्वाधिक भारत में होती है, प्याज में दूसरे नंबर पर है और पत्ता गोभी तीसरे नंबर पर है। उसी प्रकार से फल, भारत में फूलों की खेती परंपरागत ढंग से हो रही है। गुलाब के फूल, गलेडियोला और ट्यूबरोज और कोसाद्रा के उत्पादन में तीव्रता से वृद्धि हुई है। उसी प्रकार से आता है मसाले की खेतियाँ। भारत मसालों का घर कहा जाता है। यहाँ पर काली मिर्च, इलायची, अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च के साथ साथ बीज वाली मसालों का भी उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार से आती हैं जड़ी बूटियाँ। भारत में जड़ी बूटियों का तो प्राचीन काल से ही उपयोग अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, लेकिन वर्तमान में पूरे विश्व में प्रतिदिन एक एक करके वनस्पति विलुप्त होती जा रही है। भारत में भी कई वनस्पतियां लुप्त हो चुकी हैं और कुछ वनस्पतियां लुप्त होने की कगार पर है। अत्यधिक एलोपैथिक रासायनिक दवाओं का उपयोग से उपचार के साथ साथ स्वास्थ्य पर उसके विपरीत प्रभाव के कारण आज विश्व प्राकृतिक जड़ी बूटियों के उपयोग की ओर ध्यान देने लगा है। भारतीय चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद, यूनानी में दी जाने वाली दवाइयों में भी इन जड़ी बूटियों और औषधि पौधों का उपयोग हो रहा है। आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत प्रारंभ से ही अग्रणी है। आचार्य चरक के द्वारा रचित पुस्तक चरक संहिता, आचार्य सुश्रुत द्वारा सुश्रुत संहिता की रचना की गई थी, जिसमें जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। और सुश्रुत के ज्ञान होने के साथ साथ यह ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक स्थानांतरण भी हो रहा है। भारत में औषधियों की विभिन्न प्रणालियों में से 7500 प्रजातियों का उपयोग किया जा रहा है। इसमें से कुछ औषधियों की मांग बहुत अधिक है, जैसे कि सफ़ेद मूसली, शतावरी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, नागरमोथा, ग्लोय आदि। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इन प्रजातियों एवं जड़ी बूटियों के व्यवस्थित रूप से उगाने की कोशिश की जा रही। वर्तमान समय में औषधि पौधों की कृषि में संभावनाएं अधिक है, क्योंकि भारत की जलवायु में इन पौधों का उत्पादन आसानी से हो रहा है। हम रोज़मर्रा के जीवन में भी कई प्रकार के औषधियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि सामान्यतः सर्दी हो जाने पर हम तुलसी के काढ़े का उपयोग करते हैं। कई रोगों के लिए औषधि पौधों के रसों और हल्दी, नीम आदि का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में पौधों के 5 अंग छाल, तना, जड़, पत्ते, फूल और फल आदि का उपयोग किया जाता है। दूसरे अन्य औषधि प्रणालियों में भी पौधों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए होम्योपैथिक औषधि प्रणाली में आर्निका पौधे का उपयोग होम्योपैथिक के लिए आर्निका पौधे का उपयोग किया जाता है। एलोपैथिक के लिए सिनकोना के पेड़ की छाल से कुनेन नामक दवाई बनाई जाती है, जो कि मलेरिया के इलाज के लिए उपयोगी है। इस प्रकार से ये औषधि पौधों का भी उपयोग किया जाता है। और मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला और मंडला जिला और डिंडोरी जिले, इसमें
बाहुल्य मात्रा में औषधियाँ पाई जाती है। आज के लिए इतना ही है, और अभी अगले वीडियो में हम आपको औषधि पौधों के बारे में और कौन सी औषधि किस बीमारी के लिए उपयोग में आती है इसका हम विस्तार से आपको अध्ययन कराएंगे। इसलिए आप अगला वीडियो भी अवश्य देखिएगा।